आज देश के गद्दारों को मिटाने की जरूरत हो तो। सलाम, आदाब, जय भीम। छत्रपति शिवाजी, फुले शाहू अंबेडकर, इनके विचारों को सलाम करते हुए मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय श्रीकांत भाऊ बंसोड़े, जो पिछले कई सालों से दलित चळवळ के अंदर, बौद्ध चळवळ के अंदर अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के प्रमुख व्याख्याते माननीय डॉक्टर हनी सोनकांबळे साहब, इन्होंने संविधान पर पीएचडी की है, संविधान के ऊपर बारीकी से उसका मुआयना किया है और अपने संघर्ष से उन्होंने कई किताबें लिखी है। ऐसे हमारे आज के प्रमुख व्याख्याता, जिनको सुनने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। उसी के साथ मंच पर उपस्थित जिलानी मनियार साहब, शेषराव ससाने सर, नडेगावकर सर, प्रकाश ससाने, आनंद कांबळे, किशनराव बंसोड़े मामा, जहीर भाई कुरैशी। सबसे पहले मैं ये कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने हमको साथ दिया, जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नाहरकत एनओसी के लिए मुख्याधिकारी साहब और स्पीकर परवाना के लिए पीआई साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और पुलिस प्रोटेक्शन 2 कांस्टेबल यहां पर भेजे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अजीज साथियों, कार्यक्रम लेने का मकसद समाज के अंदर परिवर्तन लाना है और परिवर्तन प्रबोधन के जरिए से आता है। एक मुर्दार समाज को अगर जगाना है, उसको ये बताना है कि तुम्हारी कीमत इस भारत देश के अंदर क्या है, तो उसके लिए प्रबोधन बहुत जरूरी है। जिस तरह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने शासन संभाला और आज बादशाहत नहीं बल्कि लोकशाही है, तो लोकशाही के अंदर सबसे बड़ी ताकत संविधान की ताकत है। इसलिए हमने एक कार्यक्रम रखा कि हमारे एरिया के अंदर गरीब बौद्ध मुस्लिम लोग रहते हैं, इनको संविधान के बारे में मालूमात हो, संविधान क्या है उनको मालूम हो, इसलिए एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के अंदर मेरे अजीज साथियों बड़ी तकलीफें आई, बड़ा भारी राजकारण ये कार्यक्रम के अंदर आया। मैं खुद को बहुत छोटा समझता था, बहुत छोटा। मैं तो खुद को सही मायने में एक कार्यकर्ता भी नहीं समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि मैं एक बहुत बड़े नेताओं को चुपता हूं। इतने लोग, इतने नेता काम पे लगे ये कार्यक्रम को फेल करने के लिए। मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतना बड़ा कब हुआ। मेरे अजीज साथियों, ये कार्यक्रम हमने किस लिए लिया? समाज के अंदर प्रबोधन करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। फिर ये लोगों की इतनी मेहनत, पहले तो परमिशन के लिए रोका, स्पीकर परवाना के लिए रोका, ऑटो अलाउंसिंग के लिए रोका, फिर यहाँ पर लोगों को पहुंचने नहीं दिया, पैसे देकर मालेगांव को भेजे, ढाबों पे बिठाए पैसे देकर, दूसरे गांवों को भेजे पैसे देकर। इतनी बड़ी तकलीफ। अरे प्रबोधन का कार्यक्रम होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, लोग होशियार होंगे, ये तो वो लोग नहीं चाहते। बड़ी तकलीफ हुई कार्यक्रम के अंदर। याद रखो, खुली चेतावनी है तुम्हारे को। तुमने जितनी कोशिश की ना कार्यक्रम को फेल करने की, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खुददार लोग हैं और यहाँ पर जमा हुए हैं, आके आज ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये चैलेंज करता हूं कि तुमको तुम्हारी जगह दिखाने का काम इंशाअल्लाह हम करेंगे। इसका जरूर तुम्हारे से बदला लेंगे, याद रखो। अजीज साथियों, तकलीफ होती है जब 15-20 दिन की मेहनत के बाद ये राजकीय लोग अपने चंद फायदे के लिए इतना बेहतरीन कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अजीज साथियों, मैं अपने बात को मुख्तसर करते हुए मैं मुद्दे पर आता हूं।
कि मेरे भाइयों, हाल ही में टीपू सुल्तान और संविधान पर बोलने के लिए व्याख्याता हमारे पास है। मैं थोड़ा सा अपने प्रभाग की बात कर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। हाल ही में 16 दिसंबर को मस्जिद कमेटी का मुझे नायब सदर बनाया गया। मैं मस्जिद के कमेटी का और मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं अपने इस नायब सदर पद से आज जाहिर सभा के अंदर इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा देने की वजह यह है कि हमारे सदर साहब ने पिछला हिसाब नहीं दिया। मेरे मांगने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे पास हिसाब नहीं है और मैं हिसाब नहीं देने वाला। तो एक मुझे बुरा लगा कि मैं ऐसे सदर को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने नायब सदर पद का आज जाहिर सभा के अंदर इस्तीफा देता हूं। अजीज साथियों, समाज के अंदर जब काम करते हैं तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे अजीज साथियों, मुझे अपने समाज से, इस देश से ऐसी मोहब्बत है कि मैंने अपने समाज के लिए मनुवादियों के ऊपर, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी, जिन्होंने मस्जिद के बारे में बुरा भला कहा था, उनके ऊपर मैंने FIR दर्ज की थी। आज भी 2 FIR का फिरियादी मैं हूं और वो कोर्ट में केस चालू है। उसका मुआवजा मनुवादियों ने मुझ पर झूठी केस कर दिया। कोई बात नहीं, कुर्बान है समाज के लिए सब कुछ। मुझ पर एक क्या ऐसे 1000 केस होने दो, लेकिन नबी के शान में और समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है तो हम गर्दन कटाने के लिए भी आगे हैं। अजीज साथियों, मुझ पर एक झूठा केस कोर्ट में चालू है क्योंकि मैंने उन मनुवादियों पर केस किया था। और अगर आज हम मोहल्ले की हालत देखें तो बद से बदतर बुरी हालत आज मोहल्ले की है। मोहल्ले के अंदर एक स्कूल है मौलाना आज़ाद, जहां पर मुतारी का भी इंतजाम बच्चों के लिए नहीं है। रोड पर पेशाब पैखाना करना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या कहें नगर सेवकों को, बेटा बाप 1 नंबर ही था तो बेटा 10 नंबर ही निकला। बाप 1 नंबर ही था तो बेटा 10 नंबर ही निकला। हमको बाप से जो उम्मीदें थी, हमने कहा कि चलो बाप ने काम नहीं किया, एक बार बेटे को देकर देखते हैं, शायद कुछ काम गली का हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर हैं लेकिन दवाखाना तो चलता नहीं, तो भी पूरा वक्त शायद मोहल्ले को देंगे और मोहल्ले का विकास करेंगे। लेकिन ये तो 10 नंबर ही निकले, बाप से आगे निकले। बाप तो कभी कभार तो भी आके देखते थे, इन्हों तो कभी कभार भी आके देखना छोड़ दिए। अगर कोई मोहल्ले का नागरिक उनको फोन लगाता कि नल को पानी नहीं आया, तो वो लोग बोलते हैं कि नगर सेवक साहब कहते हैं कि पप्पा को पूछ के फोन लगा दो पानी क्यों नहीं आया। कुछ अगर मसला गली के अंदर हो जाए तो उनको अगर कोई नागरिक तकरार करता है कि रोड का काम नहीं हुआ, आप कब करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं पप्पा को पूछ के जो है आपको बताता हूँ। नगर सेवक हमने इसलिए उनको बनाया था क्या? अजीज साथियों, ये बाप बेटों ने मिलकर मोहल्ले को बदनाम किया है, प्रभाग क्रमांक 1 को बदनाम किया है। ये साफ साफ कहते हैं कि मोहल्ले तुम्हारा प्रभाग क्रमांक 1 बिकाऊ है, चंद पैसे लेकर जाओ, ये बिक जाएगा, काम करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, लाखों रुपए डोनेशन ले रहे हैं। आज एजुकेशन का स्तर अगर हम उर्दू स्कूलों का देखेंगे तो बहुत गिरा हुआ है, बहुत बुरी हालत आज हमारे उर्दू स्कूलों की है, और इसकी वजह है ये डोनेशन लेकर वेल एजुकेटेड वेल क्वालिटी टीचर को नहीं रखते, बल्कि ज्यादा डोनेशन देने वाले को ये अपने स्कूल के अंदर टीचर बोलकर लेते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों पर होता है और बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। मेरे अजीज साथियों, पिछले 2-3 बरस में लॉकडाउन लगा था। अगर ये सिर्फ अपनी ज़कात भी मोहल्ले के अंदर अगर बांटते तो मोहल्ले के अंदर, प्रभाग के अंदर एक भी जो है घर या एक भी इंसान भूखा नहीं सोता या परेशान नहीं होता। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। और सर्वे नंबर 4 का जो मसला हमारे मोहल्ले का है, इसके साथ लोग खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। याद रखो, जो नगर सेवक इसकी आड़ बन रहे हैं, इसको रोकने का काम कर रहे हैं, याद रखो तुम्हारे को भी आने वाले वक्त में मोहल्ले के लोग बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम मोहल्ले के साथ पंगा मत लो, गरीबों के साथ पंगा मत लो।
सर्वे नंबर 4 का मसला कई सालों से रुका हुआ है और ये मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि इसके अंदर अड़चन कौन डाल रहा है। जो भी डाल रहा है कान खोलकर सुन ले कि मोहल्ले के लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मेरा अजीज साथियों, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अभी वक्त नहीं है, हमको व्याख्याता को सुनना है। 8:45 हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने तमाम बातों को रोक देता हूं। बस आपसे यह विनती करता हूं कि अजीज साथियों, जब भी कोई प्रबोधन का काम हो, प्रबोधन का कार्यक्रम हो, तो हम जात पात पक्ष को छोड़कर, ये कार्यक्रम मुस्लिम समाज की ओर से लिया गया है, इसको छोड़कर हम उसको साथ दे, उस कार्यक्रम को कामयाब बनाए। हम कहते हैं ना कि हम जात से अम्बेडकरवादी हैं, हमको विचारों से अम्बेडकरवादी होना है। हमको वो विचार अम्बेडकर साहब के लाना है, हमको विचार टीपू सुल्तान के लाना है, हमको विचार छत्रपति शिवाजी महाराज के लाना है। जब सही मायने में हम इंसान बनेंगे। हमारे दिल में अभी भी खुन्नस रहती है। अजीज साथियों, मैं इस मोहल्ले का नागरिक होने के नाते से मैं बहुत कुछ कहना था। अभी ये सारी बातें इंशाल्लाह और कभी और अगले स्टेज पर होंगी। और खुली चेतावनी है उन आजी माजी नगर सेवकों को कि इंशाल्लाह जब राजकारण का स्टेज लगेगा तो तुम्हारे कानों में से खून निकलेगा, ये याद रखो। मैं खामोश नहीं बैठने वाला, ठीक है, आज हालात और वक्त की नजाकत को देखते हुए। लेकिन जिन्होंने घपले किए, घोटाले किए, चोरियां की, याद रखो तुम्हारे पुरावे मेरे पास है और सारे निकलेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर, याद रखो। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक छोटी सी गजल 10 साल पहले हमारे खुर्रम खान पठान साहब ने लिखी थी, आज के माहौल पे फिट बैठती है। मैं अपने अंदाज में उसको पढ़ाकर अपनी जगह लेता हूँ। दुनिया की मंडी में गुनाह सस्ते हो गए, दुनिया की मंडी में गुनाह सस्ते हो गए, बेनमाजी मस्जिदों के सदर हो गए, बेनमाजी मस्जिदों के ठेकेदार हो गए। जीना रेप आम हो गया है दुनिया में आज, जीना रेप आम हो गया है दुनिया में आज। कुछ मस्जिदों के सदर तो जानी हो गए, कुछ मस्जिदों के सदर तो जानी हो गए। हमने देखा है मस्जिद का खादिम होता है, हमने देखा है मस्जिद का खादिम होता है, फिर कैसे मस्जिद का सदर बनने की साजिशें आम हो गए। दुनिया के मंडी में गुनाह सस्ते हो गए। कुछ लोगों को मस्जिद नहीं संस्था लग रही है शायद, कुछ लोगों को मस्जिद नहीं संस्था लग रही है शायद, इसीलिए गुनाहगार पापी मस्जिद के सदर हो गए। क्या खलीफा थे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे शैतानों के होश फाख्ता हो गए। दुनिया की मंडी में गुनाह सस्ते हो गए। आज दौलत की चाहत में देखा है कुछ लोगों को, आज दौलत की चाहत में देखा है कुछ लोगों को, मस्जिद के रुपये चोर कर अमीर हो गए, मस्जिद के रुपये चोर कर अमीर हो गए। कहीं पर तो बेनमाजी हराम कमाने वाले भी हैं, जो मस्जिद के सदर नहीं मालिक और ठेकेदार हो गए। डरो गुनाहगारों ये घर शहींशाहों के शहींशाह का है, डरो गुनाहगारों ये घर शहींशाहों के शहींशाह का है। उससे लेने वाले पंगा दुनिया आखिरत में जलील हो गए। सलाम है उन खादिमों को तमाम उम्मते मोहम्मदी का,
सलाम है उन कादिमों को तमाम उम्मते मोहम्मदी का, जो मस्जिद के कादिम हैं और मस्जिद का बैतुल खला धो गए। जो रब के लिए खुद को मिटाया और रब के हो गए। दुनिया की मंडी में गुनाह सस्ते हो गए। ये गज़ल थी हमारे खुर्रम साहब ने लिखी हुई 10 साल पहले, लेकिन आज के माहौल पे ये सूट होती है, इसलिए मैंने आपके सामने ये समाअत फरमाई। और अजीज़ साथियों, मस्जिद का खादिम होता है, कोई सदर वदर नहीं होता, और मस्जिद की खिदमत करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह पहले भी मस्जिद का खादिम था, आज भी हूँ और मौत तक रहूँगा। मुझे किसी ओहदे की, नायब सदर की या खजांची की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ मैं 2 शेर अर्ज़ कर